तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। मैंने आपको टॉपिक्स बताया कि जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आफ्टरवर्ड्स वी हैव detailed study about why this coordination is necessary for our body. Okay. नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा छोटे छोटे टर्म्स को जो कि इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, जैसे कि स्टिमुलस, देन उसके बाद रिस्पॉन्स, है ना, जो एक दूसरे पर निर्भर होती है, देन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। नाम इनके थोड़े से क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो क्या है, थोड़े से अपोजिट है एक दूसरे से। हमने देखा न्यूरॉन सेल को, है ना। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक पूरा क्या किया है, आपको एक डायग्राम प्रोवाइड की है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख दोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए क्या होगा, इजी जाएगा, ठीक है। चल, यहाँ पर न्यूरॉन सेल के पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, वहां पे फंक्शंस भी नोट डाउन किए, ठीक है। हेलो पंपकिन्स, वेलकम टू मेरिट होम लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपकी गायत्री मैम और आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चल, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है इन 10 CBSE, राइट। ओके, तो इंट्रोडक्शन, पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर में हमें अबाउट नर्व्स, न्यूरॉन्स, है ना, नर्व इम्पल्स कैसे यहाँ से वहां ट्रैवल करती है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन में, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, एंड आफ्टरवर्ड्स हमें प्लांट्स में भी कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन्स के थ्रू चीजों का रेगुलेशन होता है और हमारे भी बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में हार्मोन्स का क्या क्या इंपैक्ट होता है, कौन सी ग्लैंड क्या हार्मोन बनाती है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले, ठीक है। तो चलो, For survival, an organism must be able to detect and respond to the changes in its surrounding. The process by which different parts of an organism work together and respond appropriately to the stimuli is called as control and कोऑर्डिनेशन। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें नर्वस, न्यूरॉन, ऐसी कुछ भी सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से उनके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको वो डिटेक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। चलो, अभी क्यों चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए हमारी बॉडी में। देखो, इट डिटेक्ट्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब जो भी चेंज आ रहा है ना, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहे तो जो हॉट है ना, ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से जो हमारी स्किन को सेंसिटिविटी फील हो रही उसको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलाई। मेंटेन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देखो, हर एक सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन सब का एक साथ कोऑर्डिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। जो कौन करवाता है, हमारा ब्रेन करवाता है थ्रू द नर्व इम्पल्सेस। ओके, इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, अडेप्ट टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म के चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो उसको अगर वो डिटेक्ट कर पाएगा तो ही वो उसको क्या कर पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हम थोड़े से जो नेसेसरी हमें इंपॉर्टेंट लगने वाले टर्म्स है वो आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके जो डेफिनेशन होती है ये आपको आपकी बुक्स में क्या करनी है, नोट डाउन करके लेनी, ओके। यस, चल, तो द फर्स्ट वन इज स्टिमुलस, जो हमने यहाँ पर इस स्लाइड में अभी जो डिस्कस किया था उसको ही हम लोग अभी देखने वाले डिटेल में। ओके, a stimulus is an agent or a sudden changes in the external or the internal environment। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के आजू बाजू में हो या अंदर की तरफ कोई भी चेंजेस हो रहे हो, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, देखो, that causes a change in an organism or any of its body पार्ट। स्टिमुलस क्या करवाता है, स्टिमुलस हमारे बॉडी को प्रोवोक करता है टू क्रिएट अ रिस्पॉन्ड, ठीक है। ओके, तो स्टिमुलस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे,
ब्राइट लाइट, जैसे ही अभी सपोज आप लोग धूप में चल रहे हो है ना, अगर एकदम से सनलाइट आपकी आंखों में जा रही है, आप अगर सन को देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो आंखें हैं वो खुद से खुद बंद हो जाएगी, है ना, वैसे। ओके, देन हीट, कोल्ड, साउंड, टच, स्मेल, पेन। ठीक है, ये जो सारी एक्शंस है या फिर ये सारे जो एजेंट्स है, दे प्रोवोक योर बॉडी टू क्रिएट अ रिस्पॉन्ड। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, है ना, तो जो हीट है उसमें से वो हीट है आपके लिए एक स्टिम्युलस जो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करेगा। अभी सपोज एक हॉट ऑब्जेक्ट को आप लोग टच कर रहे हो तो क्या रिस्पॉन्ड होगा आपके बॉडी का, कि आपका हाथ वहां से विद इन माइक्रो सेकेंड्स वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी वो किसकी वजह से करती है, ये स्टिमुलस की वजह से करती है। ठीक है, रिस्पॉन्सेस क्या क्या होता है, अ रिस्पॉन्स इज द चेंज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस। रिस्पॉन्ड तभी क्रिएट होता है जब कोई स्टिमुलस बॉडी में रिसीव्ड होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल भी वही है, सेम हॉट ऑब्जेक्ट, हैंड इज विड्रॉवन। ओके, हियर द विड्रॉवन ऑफ एन हैंड इज योर रिस्पॉन्ड। ओके, चलो, तो ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अभी मेन ये बेसिक चीज है, ठीक, देखो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस आपने पहले भी सुने होंगे शायद से, है ना, और बेसिक जो कॉमन टर्म्स होती है एग्जांपल्स वगैरह आपको पता है ना, लेकिन ये जो रिसेप्टर एंड इफेक्टर की कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपको ये कहीं पर भी नहीं पढ़ाई गई थी। ठीक है, मतलब प्रीवियस जो आपके स्टैंडर्ड्स थे उनमें बुक्स में ये डिटेल में आपको नहीं था। ठीक है, चलो, receptors are the specialized sensory cells or nerve endings that detect the stimuli and initiate nerve impulses toward the central nervous system। देखो, स्टिमुलस बॉडी में आएगा कैसे, कौन डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को, है ना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं रिसेप्टर, जैसे कि एग्जांपल्स फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर फोटोरिसेप्टर किसको डिटेक्ट करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा। ओके, ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर जो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं वो पर्टिकुलर स्मेल को डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, इंपल्सेस भेजते हैं। हाँ, द गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन आवर टंग विच डिटेक्ट टेस्ट। ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो साउंड को डिटेक्ट करेंगे। थर्मो रिसेप्टर बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसके बारे में बताएंगे। सपोज अगर टेम्परेचर हाई है, लो है, तो वैसे अकॉर्डिंगली हमारा जो ब्रेन है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। ओके, यस। पेन रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। तो जैसे ही रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेगा वो क्या करेगा, वो इंपल्सेस भेजेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करेगा कि एक्चुअल में स्टिमुलस कौन से टाइप का है, जैसा स्टिमुलस होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड भेजेगा। ओके, यस। अभी इफेक्टर देखो, रिसेप्टर किसके लिए होता है, टू रिसीव द स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड करने के लिए। मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को पर्टिकुलर, अगर मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ है ना, तो रिसेप्टर ने क्या किया, वो स्टिमुलस को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज दे दिया कि हाँ पर्टिकुलर एक हीट जैसा स्टिमुलस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है ना। तो जो ब्रेन से इंपल्सेस आ रही है ना, कैरिंग द रिस्पॉन्ड, तो ये जो हाथ है यहाँ पर जो मसल्स है उनको कैसे पता होगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं इफेक्टर्स। Effectors are the organs that produced a response after receiving the nerve impulses from the nervous system। मतलब जब स्टिमुलस रिसीव होगा हमारा ब्रेन एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करेगा, तो वो रिस्पॉन्ड रिसीव करने के लिए पर्टिकुलर मसल्स पर या फिर जो भी पार्ट है जहां पर आपका स्टिमुलस जा रहा है ना, फाइनली जिसको एक्शन करवानी अगेंस्ट दैट स्टिमुलस, उसके पास ये स्पेशल इफेक्टर्स क्या होंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए, है ना,
और इफेक्टर्स किसके लिए होते हैं? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया है उस रिस्पॉन्ड को दिखाने के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू बॉडी के। ओके, सो मेन जो इफेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। ओके, ये पार्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। कौन सा वाला? कि जब हमारे थ्रू दी ओसोफेगस, पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पर एक पेरिस्टाल्सिस नाम का मूवमेंट चलते रहता है, जिसके थ्रू मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, और वो फूड आपका एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होता है। ओके, वैसे ही अगर किसी भी मसल को कोई भी एक्शन परफॉर्म करनी है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एक्टिन जैसे फिलामेंट्स जो हमने सेल चैप्टर में सीखे थे, ठीक है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ग्लैंड सिक्रीट दी सब्सटेंसेस। जैसे ही इफेक्टर है ना, पर्टिकुलर एक ग्लैंड है, उसके ऊपर जो इफेक्टर प्रेजेंट होगा, जो वैसे ही रिस्पॉन्ड को, कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन को रिस्पॉन्ड कैसे आता है? प्रोटीन के थ्रू आता है या इंपल्सेस के थ्रू आता है, राइट? तो जैसे ही वो पर्टिकुलर ग्लैंड वो जो रिस्पॉन्ड क्रिएट हुआ है उसको रिसीव करेगी थ्रू दी इफेक्टर, वो अंदर ही अंदर सेल्स के थ्रू पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रीशन, या फिर अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो वो क्या कर देगी? पर्टिकुलर एंजाइम्स का सिक्रीशन चालू कर देगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे इफेक्टर्स का रोल, ठीक है। चल, तो अभी एक सिंपल सा एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं, है ना, कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो इंपल्सेस क्रिएट करती है थ्रू दिस स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड, है ना, रिसेप्टर्स, इफेक्टर, हर एक का रोल क्या होता है ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, चल, तो सबसे पहले, है ना, स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलस आपकी बॉडी में क्या होता है? एंटर होता है ना, डिटेक्ट करता है, और वो डिटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर पार्ट पर रहते हैं रिसेप्टर्स। आफ्टर दैट जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर न्यूरॉन, अभी हम लोग सिर्फ न्यूरॉन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन जो भी स्टिमुलस बॉडी ने रिसीव किया है उसको कन्वे करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा वहां से रिस्पॉन्ड क्रिएट होगा, है ना। ओके, तो जो रिस्पॉन्ड क्रिएट हुआ है आफ्टर एनालाइजिंग द स्टिमुलस, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी रिस्पॉन्ड क्रिएट करके दे दिया, नहीं, वो स्टिमुलस को एनालाइज करेगा ब्रेन, और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्ड क्रिएट हुआ है उसको थ्रू अ न्यूरॉन अगेन पहुंचाया जाएगा टुवर्ड्स द इफेक्टर, है ना, जो प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर मसल्स पर या फिर किसी भी सेल पर। ओके, और वहां से आपका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है, जो चेंज आपकी बॉडी दिखाएगी, वो यूजुअली हमें क्या होगा? डिटेक्ट होगा, ठीक है। चल, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन एक फंक्शनल यूनिट है ना, जैसे हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है सेल, है ना। सेल पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, पूरी एक प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ओके, चल, तो न्यूरॉन में अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल तो एक ही है लेकिन उसके जो पार्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम लोग अभी देखने वाले। ओके, चल, तो न्यूरॉन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डेंड्राइट्स, ठीक है, उसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते। इस डायग्राम को हम लोग अभी जूम करके ऑब्जर्व करते। ओके, यस, सो ये जो सेल है, ये जो बीच वाला इतना पार्ट है सेल का, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। ओके, यहां से हमें जो सेल के एक्सटेंशन, दीज आर दी एक्सटेंशंस व्हिच आर फॉर्म्ड, है ना, टुवर्ड्स द आउटसाइड, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बाहर की तरफ मुड़े हुए, है ना, ब्रांचेस की जैसे दिख रहे हैं ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या रहता है? डेंड्राइट्स का फंक्शन है to receive the signals from other neurons or the receptors, क्योंकि यहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? थिन होती है। थिन मेम्ब्रेन की वजह से सिग्नल्स जो है वो इफेक्टिवली और विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या हो जाते हैं? अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है यहाँ पर क्या होता है? फास्टर होता है ऑफ सिग्नल्स। ओके,
Then afterwards we will observe the cell body of this cell. Okay, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है इतना, ठीक है, डेंड्राइट्स है ना, और यहाँ पे बीच में एक सर्कुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, ठीक है। ओके, ये जो सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी में हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या रहेगा, इट कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन। हर एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उनमें जीन्स प्रेजेंट होती है। जो सेल वो फंक्शन परफॉर्म करने वाली है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस। वैसे ही ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में जो भी एक्टिविटीज चलने वाली है आगे जाकर, उसका कंट्रोल किसके पास होगा, उसके न्यूक्लियस के पास होगा। ओके ओके, आफ्टरवर्ड्स यहां पर ही नीसल ग्रैन्यूल्स, अभी ये आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। ये जो नीसल ग्रैन्यूल्स है, दिस नीसल ग्रैन्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ऐसा बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि ये जो नीसल बॉडीज है, दिस आर डेवलप्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। ओके, चल, आई होप अभी आपको न्यूरॉन का ये जो सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है ये क्लियर हुआ होगा। ओके, यस। तो जो अगला नेक्स्ट पार्ट है न्यूरॉन सेल का, दैट इज अवर एक्सॉन। सो जैसे ही सेल बॉडी यहां तक खत्म हो जाती है, उसके आगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल खत्म हो गई है ना, सेल तो अभी भी जारी है। देखो, द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज अवर न्यूरॉन, है ना। हमारी जो ये नर्व सेल है, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। तो यहां तक खत्म होती है सेल बॉडी, यहां से आगे एक अलग पार्ट फॉर्म हुआ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। सो दिस इज अवर एक्सॉन। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर में होता है अंदर की तरफ, ये है आपका एक्सॉन। अभी ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ऊपर की तरफ, दिस इज योर माइलिन शीथ, ठीक है। देखो, हमारे बॉडी में हम लोग जो लिपिड्स खाते हैं, मतलब ऑयल्स वगैरह, जो भी ऑयली फूड्स होते हैं, उनमें से हम लोग क्या करते हैं, लिपिड्स को कंज्यूम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और लिपिड हमें मिलते हैं आफ्टर द डाइजेशन। तो ये जो लिपिड्स है उनमें से स्पिंगोमाइलिन नाम का एक क्या है, लिपिड डेरिवेटिव होता है, वही यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस माइलिन शीट। ओके ओके, सो देखो, दिस इज अ लिपिड रिच कवरिंग फॉर्म्ड बाय द श्वान सेल्स, है ना। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पीएनएस और सीएनएस। ओके, it act as an electric insulator and increase the speed of the impulse conduction. बहुत पहले, मतलब अभी कुछ दिनों के पहले, मैं एक बच्चे को पढ़ा रही थी अबाउट दिस, है ना, 10 cbse वाला ही था वो बच्चा, और वो मुझे कह रहा था कि ये जो माइलिन शीट है ना, ये तो क्या कर रही है, ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन पर और ज्यादा वजन डाल रही है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो इम्पल्सेस कैरी हो रहे, हमारी जो ये न्यूरॉन सेल है, ये जो इम्पल्स कैरी कर रही है, ये क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, दिस माइलिन शीट एक्चुअली इंक्रीजेस योर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो एक्सॉन है, इट इज अ लॉन्ग projection that conducts the impulses away from the soma, है ना। अभी यहाँ पे दो टाइप्स के न्यूरॉन पाए जाते हैं, the one is myelinated and the another one is non-myelinated। अगर कोई भी नर्व सेल है ना जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी तो हम उसको बोलेंगे माइलिनेटेड, अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड शीट होने से वो जो नर्व सेल है उसका हमेशा क्या होगा, फायदा ही होगा। ओके, तो ये जो आपका एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन के ऊपर की तरफ देयर इज अ वन पॉइंट नोन एज एक्सॉन हिलॉक, है ना। दिस इज अ कोन शेप्ड रीजन, जहां से ही, है ना, फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइजेस, है ना। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन आपका ये एक्सॉन क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की नीसल ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ से आपका इनिशिएशन होता है ऑफ योर नर्व इम्पल्स, ठीक है, ओके। So this Schwann cells helps in the formation of your myelin sheath. Okay, okay. तो यहाँ पे बीच पर एक्सॉन हो गया, एक्सॉन हील लॉक हो गया, ये श्वान सेल्स हो गई, ओके। तो ये जो एक्सॉन है यहाँ पे उसके बीच में हर एक एक्सॉन, ये जो माइलिनेटेड शीट है ये पूरी कवर नहीं कर रही है आपके एक्सॉन को, है ना। तो यहाँ पर बीच में होते हैं नोड ऑफ Ranvier. Okay, this is the gap between the two successive Schwann cells. यहाँ से जो impulses होते हैं, this impulses are jump from the one node to the another node. इसकी वजह से क्या होता है, increases the conduction speed. जो nerve impulses जा रही है ना through this neuron, उसके conduction में क्या होता है, speed increase होता है, ठीक है, okay. So this was all about the cell body, axon here, axon, nical bodies, nucleus of that neuron which is present in the cell body itself, then Schwann cells, myelin sheath, node of Ranvier. अभी जो लास्ट वाला पार्ट है वो लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, है ना, नर्व सेल का, ओके। तो ये जो लास्ट पार्ट है ना, किसका, नर्व सेल का, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल। ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब्स कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ओवर हियर, जिनके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। It transmits signals to the next neuron, muscle or a gland across the synapse. देखो synapse क्या होता है, दो न्यूरॉन सेल जो होती है उनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स, ओके ओके। तो यहाँ से फाइनली जो नर्व इम्पल्सेस है वो क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी इनटू योर साइनैप्स, है ना। साइनैप्स से फिर वो अगले न्यूरॉन सेल तक जाएगी, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है ना, उसमें हमारा नर्व इम्पल्स कैसे थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर पार्ट कैरी होता है हम लोग देखेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो देखो जो स्टिमुलस है वो रिसीव किया जाएगा बाय आवर डेंड्राइट्स, देन उसके बाद ये जो डेंड्राइट्स ने रिसीव किया हुआ इम्पल्स है वो ट्रेवल किया जाएगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अभी तो देखो at axon hill lock, if this threshold is reached, the impulse is generated. यहाँ पर आपका जो स्टिमुलस है उससे हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे, ठीक है, ओके। अभी ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है वो मतलब जो पूरा के एक्सॉन की लेंथ होती है उसके थ्रू क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, एंड जैसे ही वो एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचेगा वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इस इम्पल्सेस को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट दिस सिग्नल which were carrying our this particular neuron is transmitted to the next neuron और मसल और अ ग्लैंड, मतलब उसके आगे जो भी पार्ट होगा उसको ये इम्पल्स क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, ओके, ठीक। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा सीखने वाले हैं अबाउट 3 टर्म्स, है ना, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। देखो ये जो सोडियम और पोटेशियम आयंस है ये कैरी करता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, है ना, तो इनकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जनरेट होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, थ्रू आउट द एक्सॉन कैरी होता है, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्विक रिवीजन कर देते हैं उसकी, चलो।
तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। मैंने आपको टॉपिक इस बताया कि जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आफ्टरवर्ड्स वी हैव detailed study about why this coordination is necessary for our body. Okay. नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा छोटे छोटे टर्म्स को जो कि इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि स्टिम्युलस, देन उसके बाद रिस्पॉन्स, है ना, जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। देन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, नाम इनके थोड़े से क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो क्या है, थोड़े से अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा न्यूरॉन सेल को, है ना। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक पूरा क्या किया है, आपको एक डायग्राम प्रोवाइड की है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख दोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए क्या होगा, इजी जाएगा, ठीक है। चल, यहाँ पर न्यूरॉन सेल के पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, वहां पे फंक्शंस भी नोट डाउन किए, ठीक है। ओके, अब एक शॉर्ट लास्ट पॉइंट जो एक बचा था, है ना, वो कवर कर देते। देखो, types of neurons. There are total 3 types of neurons: sensory neurons, motor neurons and interneurons. जो sensory neurons होते हैं वो impulses carry करते हैं from your sense organ towards the central nervous system. मतलब हमेशा ये लोग क्या करेंगे, ये जो टाइप्स के न्यूरॉन्स है ये हमेशा impulses कैरी करेंगे towards the central nervous सिस्टम। ओके, जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको हम लोग बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स, जो कैरी करेंगे इंपल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल्स, ऑर्गन्स या जो भी इफेक्टर सेल्स होती है उनकी तरफ। ओके, तो बीच में, है ना, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास रहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन आवर ब्रेन सेल्स, है ना, एंड आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां पर ये प्रेजेंट रहते, ठीक है। ओके, तो ये 3 टाइप्स के मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके न्यूरॉन्स है। ओके, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी हम लोग किए करते, ठीक है। ओके, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, आपके एग्जाम में ये नर्व सेल की डायग्राम आपको पूरी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। ओके, उसके बाद ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसके फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और टाइप्स, देन माइलिन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में से डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ऑल दिस अबाउट द न्यूरॉन। ओके, तो जो अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो होगा हमारा अगली साइंस पर, जिनमें हम लोग डिटेल में ब्रेन स्ट्रक्चर, हॉर्मोन्स और अलग अलग चीजें जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें पढ़ना है अबाउट द, उनमें से एक है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मिलते हैं जल्द ही, है ना। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहो, अपना जो भी टारगेट है ना, वो हर समय अपनी बुक पर लिखते रहो कि इतने इतने परसेंटेज आपको लाए। आई होप आपका टारगेट जो है वो बड़ा ही रहेगा बोर्ड्स में अचीव करने का। मेरे हिसाब से तो आपका टारगेट होना चाहिए अबव 90%। ओके, चलो, तो बाय पंकिन्स।